टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मुद्रा का अर्थ क्या है, मुद्रा के रूप कौन कौन से होते हैं और मुद्रा के कौन कौन से कार्य होते हैं। संपूर्ण चीजें इसी में देखेंगे। इसी के अंतर्गत हम देखने वाले हैं आदेश मुद्रा क्या होती है, न्यास मुद्रा क्या होती है, पूर्णकाय मुद्रा क्या होती है, प्लास्टिक मुद्रा क्या होती है। ये सब हम इसी में देखने वाले हैं कंटेंट। तो आइए चलते हैं इस मुद्रा के टॉपिक को देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मुद्रा का अर्थ, मुद्रा के रूप और मुद्रा के कार्य। आइए देखते हैं न्यू सीरीज संपूर्ण समष्टि अर्थशास्त्र। मुद्रा शब्द की उत्पत्ति, मुद्रा की उत्पत्ति कहां से हुई, इस संबंध में बहुत ज्यादा मतभेद है। अंग्रेजी भाषा में मुद्रा को मनी कहा जाता है और अंग्रेजी भाषा का शब्द मनी लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से लिया गया है, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि मनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पिक्यूनिया शब्द से हुई है। मैं यहां कुछ जानकारी दे दूं आपको। भारतीय रुपए का कोड INR है, यानी कि इंडियन रुपीस। इसका जारीकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर D उदय कुमार के द्वारा मुद्रा का प्रतीक चिन्ह, ये रुपए का प्रतीक चिन्ह है, इसका डिजाइन किसने किया था? उदय कुमार जी ने। आगे बढ़ते हैं, मुद्रा का अर्थ देखते हैं। मुद्रा विनिमय का वह माध्यम है जिसे कानून की शक्ति, मूल्य मापक तथा विनिमय के माध्यम के रूप में जन सामान्य की स्वीकृति प्राप्त होती है। ये इसकी सर्वश्रेष्ठ अर्थ भी है और ये इसका परिभाषा भी है सर्वश्रेष्ठ। इसमें क्या क्या आ गया? सबसे पहले ये विनिमय का माध्यम है, अर्थात किसी वस्तु या सेवा का क्रय और विक्रय मुद्रा के माध्यम से किया जा सकता है। दूसरा, कानून की शक्ति, अर्थात इसे कानून की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इससे लेने से इनकार करता है तो उसे दंड मिल सकता है। मूल्य मापक, अर्थात वस्तुओं का मूल्य मुद्रा के द्वारा मापा जा सको। फिर है विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम का अर्थ है कि इसका वस्तु और सेवाओं के ट्रांजैक्शन के लिए माध्यम के रूप में प्रयोग किया जा सके, ऐसी मुद्रा होती है। और साथ में मुद्रा के लिए जन सामान्य की स्वीकृति भी प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात जिसे जन सामान्य स्वीकृत करे वो भी उसमें गुण होना चाहिए। तो अब देखते हैं मुद्रा की परिभाषाएं। क्राउथर के अनुसार क्या है मुद्रा? मुद्रा वह चीज है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है और साथ में मुद्रा मूल्य मापक तथा क्रय शक्ति के संग्रह का कार्य भी करती है। अर्थात क्राउथर ने मुद्रा को उसके कार्यों के आधार पर डिफाइन किया है। हार्टले विदर्स तथा वॉकर के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य है। आपको बहुत सरल परिभाषा लगती है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मुद्रा विनिमय का वह माध्यम है जिसे कानून की शक्ति, मूल्य मापक तथा विनिमय के माध्यम के रूप में जन सामान्य की स्वीकृति प्राप्त हो, तब जाके वो मुद्रा का कार्य कर पाएगी। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ मुद्रा दिखा देना चाहता हूं अपने भारतीय इतिहास की। ये देखिए, 1 आना, 2 आना, 4 आना, फिर ये 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसे, 10 पैसे, ये 20 पैसे। इनके ऊपर सन भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं, बहुत पुराने पैसे हैं ये 25 पैसे, ये 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए, 10 रुपए, ये सिक्के हैं। फिर ये आप करेंसी देख सकते हैं भारत सरकार की, 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का। अच्छा, खास बात आपको मैं एक चीज बताता चलूं, पहले भारतीय करेंसी पे ये भारत का लोगो आता था, दिख रहा है? ये शेर वाला, 3 शेर वाला लोगो आता था हमेशा। ये दिख रहा है आपको हर जगह 3 शेर वाला लोगो, ये देखिए, ठीक है। लेकिन 1990 के आसपास भारतीय मुद्रा से ये जो प्रतीक चिन्ह ये हटा दिया गया और उसकी जगह गांधी जी को भारतीय मुद्रा में शामिल कर दिया गया। अब आपको भारतीय मुद्रा का ये प्रतीक चिन्ह दिखाई देगा तो सही, लेकिन बहुत छोटे रूप में दिखाई देगा, जबकि ये पहले बहुत बड़े रूप में होता था। और अब इसको रिप्लेस किससे कर दिया गया है? गांधी जी से। अब आप देख सकते हैं हर नोट पर, भारतीय जो जितने भी नोट आते हैं
उन सब पर गांधी जी एक बड़े चित्र के रूप में दिखाए जाते हैं, जबकि भारत का जो पुराना मुद्रा का प्रतीक था ये इसे हटा दिया गया है और उसे छोटे से रूप में रख दिया गया है साइड में। आपको एक चीज और बता दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज तक 2000 रुपए का नोट ही नहीं 5000 रुपए का नोट भी छापा हुआ है और 10,000 रुपए का नोट भी छापा हुआ है। आप देख सकते हैं ये 10,000 रुपए का नोट है और ये 5,000 रुपए का नोट है जिसे वापस हटा दिया गया था मार्केट से। अब हम आते हैं मुद्रा के रूप पर। तो मुद्रा के कौन कौन से रूप होते हैं? आदेश मुद्रा, फिर उसे दो भागों में बांटेंगे हम, असीमित विधिग्राह्य मुद्रा, सीमित विधिग्राह्य मुद्रा, दूसरा न्यास मुद्रा, तीसरा पूर्णकाय मुद्रा, चौथा है साख मुद्रा और पांचवा है प्लास्टिक मुद्रा। आइए देखते हैं इन मुद्रा के रूपों को। मुद्रा के रूप, पहला आदेश मुद्रा जिसे हम फिएट मनी कहते हैं। वह मुद्रा जो सरकार के कानूनी आदेश द्वारा जारी की जाती है उसे आदेशित मुद्रा, वैध मुद्रा या कानूनी मुद्रा कहते हैं। अर्थात ऐसी मुद्रा जो सरकार के आदेश से चले, कानून की शक्ति से चले, उसे हम आदेश मुद्रा या फिएट मनी कहते हैं। इसमें सभी प्रकार के नोट एवं सिक्के शामिल होते हैं। वर्तमान में जो भी भारत में मुद्रा चल रही है वो सब आदेश मुद्रा है और इन्हें विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करने के लिए लोग बाध्य होते हैं। अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या? 1 रुपए का नोट एवं सभी सिक्के सरकार छापती है। ध्यान रखना, 1 रुपए का नोट एवं जितने भी सिक्के हैं उन्हें सरकार छापती है, इसलिए उसकी लायबिलिटी जो होगी, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होती है, क्योंकि छापा किसने है? सरकार ने, तो उसकी जो जिम्मेदारी होगी वो भी सरकार की होगी। जबकि 2 रुपए से लेकर आगे तक के सभी नोट आरबीआई छापता है, इसलिए उसकी लायबिलिटी की जिम्मेदारी भी आरबीआई की होती है। आपने 2 रुपए से आगे के नोटों पर लिखा देखा होगा कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, वो आरबीआई की जिम्मेदारी को या लायबिलिटी को दर्शाता है। 1 रुपए के नोट पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ध्यान दें, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर हो रहे हैं? केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य सभी नोटों पर देश के आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अब हम दूसरा रूप देखते हैं मुद्रा का। मुद्रा के प्रकार देख लेते हैं हम आदेश मुद्रा के। पहला है ए सीमित विधिग्राह्य मुद्रा, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। यह वह मुद्रा है जिसको एक निश्चित सीमा तक ही स्वीकार करने के लिए किसी को बाध्य किया जा सकता है। इस निश्चित सीमा से अधिक मुद्रा लेने से व्यक्ति इनकार कर दे तो न्यायालय की शरण लेकर उसको बाध्य नहीं किया जा सकता, तो इसे कहते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अब देखिए यहाँ पे 50 पैसे का सिक्का किसी भी राशि के लिए कानूनी रूप से 10 रुपए से अधिक स्वीकार नहीं होगा। अगर आप किसी के पास 10 रुपए तक 50 पैसे एक सिक्के लेके जाएं तो वो कानूनी रूप से बाध्य है उन्हें लेने के लिए आज भी। जबकि 10 रुपए से ज्यादा अगर लेके जाते हैं तो वो आपको मना कर सकता है। ऐसे ही 1 रुपए से लेकर आगे तक के सभी सिक्के किसी भी राशि के लिए 1000 रुपए से अधिक तक तो मान्य है, लेकिन अगर 1000 रुपए से आप ज्यादा ले जाएं तो वो आपको मना कर सकता है कि मैं आपके सिक्के नहीं लूंगा। तो ये लिमिटेड लीगल टेंडर मनी है, क्योंकि ये लिमिटेड यूज हो सकते हैं, इसके बाद कोई मना कर सकता है। फिर है बी असीमित विधिग्राह्य मुद्रा, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। यह वह मुद्रा है जिसे कोई भी व्यक्ति किसी भी सीमा तक भुगतान के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य है, अनलिमिटेड है ये। यदि कोई व्यक्ति असीमित मात्रा में इसे स्वीकार करने से इनकार कर दे तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और उसको दंडित किया जा सकता है भारतीय संविधान के अनुसार। 1 रुपए से लेकर आगे तक के सभी नोट जब तक कि वो प्रचलन से बाहर नहीं हुए हैं तब तक उन्हें असीमित रूप से स्वीकार करना कानूनी दायित्व है। अर्थात 1 रुपए का नोट अगर आप 1 करोड़ लेकर किसी के पास पहुंच जाते हैं सामान लेने के लिए कि मुझे ये चीज चाहिए, ये मुझे गोल्ड चाहिए, 1 रुपए के 1 करोड़ रुपए के नोट पकड़ो, तो वो आपको ये नहीं कह सकता कि नहीं 1 रुपए के नोट नहीं लूंगा, आप 2000 रुपए के नोट लाओ, क्योंकि ये क्या है? असीमित विधिग्राह्य मुद्रा। अब आगे बढ़ते हैं। न्यास मुद्रा, फिड्यूसरी मनी। यह मुद्रा सरकार के कानूनी आदेश पर विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार नहीं की जाती है, बल्कि लोगों के परस्पर विश्वास के आधार पर यह स्वीकार की जाती है। अर्थात
लोग इसे विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं। लोग चाहें तो स्वीकार करें विनिमय के माध्यम में अथवा नहीं करें, उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, ये सब क्या है? फिड्यूसरी मनी। आप देख सकते हैं यहाँ एक चेक है, ये चेक है जो एक फिड्यूसरी मनी है, न्यास मुद्रा है। इसे आप स्वीकार कर भी सकते हैं और इसे इनकार भी किया जा सकता है। आप चेक के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, चेक कैसे भरा जाए, जमा पर्ची कैसे भरी जाए किसी भी बैंक की, तो मेरे चैनल पर वीडियो है, आप उन वीडियो को देखकर ये सीख सकते हैं कि कैसे जमा पर्ची भरते हैं, चेक कैसे भरते हैं। ये सब मैंने वीडियो बना रखे हैं अलग अलग बैंक के। आगे बढ़े। तीसरा है पूर्णकाय मुद्रा, फुल बॉडीड मनी। मुद्रा का वह रूप जिसमें मुद्रा का अंकित मूल्य उसके धातु मूल्य के बराबर होता है उसे पूर्णकाय मुद्रा कहते हैं। अर्थात जब अंकित मूल्य बराबर धातु मूल्य हो अथवा मौद्रिक मूल्य हो, वस्तु मूल्य हो, तो उसे पूर्णकाय मुद्रा, मानक मुद्रा, पूर्ण मूल्य मुद्रा, स्टैंडर्ड मनी आदि कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये सोने का सिक्का है, सोने का सिक्का जितना का है उतना ही उसके ऊपर वैल्यू लिखा जाए तो उसे पूर्णकाय मुद्रा कहते हैं। जैसे प्राचीन काल में सोने की मुद्रा का मूल्य बराबर होता था सोने का धातु मूल्य। जैसे 100 रुपए के सोने से बने सिक्के का मूल्य कितना होता था? 100 रुपए। जैसे मान लीजिए ये 100 रुपए लिख दिया इस कॉइन के ऊपर, और अगर इस कॉइन की धातु का मूल्य हम धातु के रूप में बेचें तब भी ये 100 रुपए मिले, और अगर मुद्रा के रूप में इसे चलाएं तब भी 100 रुपए मिले, तो ऐसी मुद्रा को हम फुल बॉडीड मनी कहते हैं। उसका धातु मूल्य और अंकित मूल्य दोनों ही समान होता है। अंकित मूल्य का मतलब होता है छपा हुआ मूल्य, और धातु मूल्य का मतलब होता है कि उसमें जो धातु लगी हुई है उसका मूल्य। नंबर 4, साख मुद्रा, क्रेडिट मनी। मुद्रा का वह रूप जिसमें मुद्रा का अंकित मूल्य उसके धातु मूल्य से अधिक होता है उसे साख मुद्रा कहते हैं। अर्थात जब अंकित मूल्य ग्रेटर देन धातु मूल्य हो अथवा मौद्रिक मूल्य ग्रेटर देन वस्तु मूल्य हो तो उसे साख मुद्रा, प्रतीक मुद्रा या पत्र मुद्रा कहते हैं। यहाँ इसका मतलब है कि वर्तमान में विश्व में मुद्रा का सबसे ज्यादा यही रूप प्रचलित है। जैसे भारत में 2000 रुपए के नोट का धातु मूल्य 1 से भी कम है। जैसे ये 2000 रुपए का नोट है, अगर सरकार इस पे से मान लीजिए आपसे गलती से ये 2000 में से कोई ये जो सीरियल नंबर है वो मिट गया, तो फिर इसकी वैल्यू क्या रहेगी? कुछ नहीं रहेगी ना, ये कागज का टुकड़ा बन जाएगा। जैसे आपकी कॉपी का कागज का टुकड़ा है वैसे बन जाएगा। तो इसका मतलब है इस नोट का धातु मूल्य लगभग 50 पैसे या 1 रुपया है, जबकि इसके ऊपर लिखे हुए कितने हैं? 2 रुपए। हालांकि 50 पैसे भी मैंने ज्यादा बोल दिया क्योंकि इस कागज को आप बेचेंगे तो 50 पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो कहने का मतलब कि इसका अंकित मूल्य तो है 2000 रुपए, लेकिन धातु मूल्य 50 पैसे या 1 रुपया है मान लीजिए, तो भी अंकित मूल्य इसके धातु मूल्य से अधिक हो गया है। तो आजकल वर्तमान में सभी विश्व में क्रेडिट मनी ही चलती है, साख मुद्रा ही वर्तमान में प्रचलित है। 5वां, प्लास्टिक मुद्रा, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग मुख्य रूप से उन प्लास्टिक से बने कार्डों के संदर्भ में किया जाता है जिनका उपयोग वास्तविक बैंक नोटों के स्थान पर प्रतिदिन किया जाता है। अर्थात ऐसी मुद्रा जो वास्तव में मुद्रा की तरह दिखे नहीं, लेकिन वो मुद्रा की तरह कार्य करे, और वो प्लास्टिक की बनी हो। प्लास्टिक मनी के अनेक रूप हैं, जैसे कैश कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कैश कार्ड और स्टोर कार्ड। प्लास्टिक मुद्रा मुद्रित करने का मुख्य कारण यह है कि रिजर्व बैंक हर साल लगभग 2 लाख करोड़ रुपए मूल्य के पुराने फटे नोटों को बदलता है। अब देखिए क्यों मोदी सरकार ये चाहती है कि लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करें। वो इसलिए चाहती है कि आप देखिए हर साल 2 लाख करोड़ रुपए के पुराने नोट फट जाते हैं और उनकी जगह दूसरे नोट लाए जाते हैं। तो 2 लाख करोड़ रुपए के नोट छापने में कितने रुपए खर्च होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, आप जानते हैं। तो इसीलिए डिजिटल कार्ड या डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहित किया जाता है। ये सभी आप देख सकते हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्ड्स हैं अलग अलग, और ये सब क्या है? प्लास्टिक के कार्ड्स हैं और मुद्रा का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। अब हम आते हैं मुद्रा के कार्य पर। तो मुद्रा के कार्य को 3 भागों में बांटा गया है प्रमुख रूप से। प्राथमिक कार्य,
या मुख्य कार्य, इसे फिर दो भागों में बांटा गया है, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। फिर है गौण या सहायक कार्य, इसे तीन भागों में बांटा गया है, मूल्य संचय, स्थगित भुगतान का आधार, क्रय शक्ति का हस्तांतरण। फिर आकस्मिक कार्य को चार भागों में बांटा गया है, साख का आधार, राष्ट्रीय आय का वितरण, तरलता में वृद्धि और अधिकतम संतुष्टि। आइए देखते हैं इन मुद्रा के कार्यों को। नंबर ए, प्राथमिक कार्य या मुख्य कार्य, उसका भाग एक, विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विनिमय का माध्यम है। वस्तु और सेवाओं का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं और सेवाओं से न होकर मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। अर्थात विनिमय का माध्यम होने का मतलब है कि मुद्रा क्रय और विक्रय दोनों में ही मध्यस्थ का कार्य करती है। मुद्रा की सहायता से ही आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब विनिमय का माध्यम का होने का मतलब है कि दो व्यक्ति आपस में जो वस्तुओं का लेन देन करते हैं वो मुद्रा के माध्यम से हो रहा है, इसलिए इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। नंबर दो, मूल्य का मापक, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। मुद्रा का कार्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को भी मापना है। इस कारण इसे मूल्य का मापक इकाई या लेखिकी इकाई भी कहते हैं। मुद्रा के कारण वर्तमान में प्रत्येक वस्तु और सेवा का मूल्य तय किया जा सकता है और उसके आधार पर उस व्यापार का कार्य संपन्न होता है। जैसे आप देख सकते हैं, सब्जियों के भाव पहले से हमें पता है। क्यों पता है? क्योंकि मुद्रा के माध्यम से इसे तय कर दिया गया है। तो मुद्रा का दूसरा कार्य क्या हुआ? मूल्य का मापक। अब है बी, गौण या सहायक कार्य। उसका नंबर 1, स्थगित भुगतान का आधार, बेसिस ऑफ डेफर्ड पेमेंट। जिन सौदों के लेन देन का भुगतान वर्तमान में न करके भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है, उन्हें स्थगित भुगतान कहते हैं। अर्थात ऋण का भुगतान ही स्थगित भुगतान होता है। आधुनिक युग में संपूर्ण आर्थिक ढांचा साख पर आधारित होता है और इसमें भिन्न भिन्न कार्यों के लिए उधार की आवश्यकता पड़ती है। वस्तुओं के रूप में ऋण के लेन देन के कार्य में कठिनाई होती थी, लेकिन मुद्रा ने इस कठिनाई को दूर कर दिया है। इसकी सरल भाषा में बताऊं तो स्थगित भुगतान का आधार का मतलब है कि आप कोई चीज पहले उधार में ले लें और भविष्य में उसकी पेमेंट कर दें, उसे ही स्थगित भुगतान का आधार कहा गया है। फिर आता है नंबर 2, मूल्य संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू। इसे क्रय शक्ति संचय भी कहते हैं। मुद्रा के माध्यम से लोग बचत कर सकते हैं और उस बचत का प्रयोग क्रय शक्ति के रूप में वस्तुओं के लेन देन के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की गुल्लक है या किसी के पास घड़ा है, उसने धन भर लिया, तो धन भर लिया या मुद्रा रख ली अपने पास, इसका मतलब क्या हुआ? उसके पास जितनी मुद्रा रखी हुई है उतनी क्रय शक्ति उसके पास है, वो जब चाहे उस धन का प्रयोग करके वस्तु और सेवाएं खरीद सकता है। नंबर 3, क्रय शक्ति का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर। मुद्रा के माध्यम से क्रय शक्ति को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को सरलता से हस्तांतरित किया जा सकता है। आजकल आप देखते होंगे पेमेंट ट्रांसफर का खेल, कि मोबाइल से बैंकिंग पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब मुद्रा ने ही इस चीज को सरल बनाया है कि हम एक हाथ से दूसरे हाथ की ओर मुद्रा को ट्रांसफर कर सकते हैं। और मुद्रा के ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ? क्रय शक्ति का हस्तांतरण। नंबर सी, आकस्मिक कार्य। नंबर 1, साख का आधार, बेसिस ऑफ क्रेडिट। वस्तु विनिमय प्रणाली में साख का निर्माण संभव नहीं था। साख मतलब कि व्यापारिक बैंकों का हम आने वाले चैप्टर्स में अध्ययन करेंगे कि प्रारंभिक जमा के आधार पर कई गुना जमा का निर्माण कर देना, लोन दे देना, उसे साख निर्माण कहेंगे हम। तो अभी मैं इतना ही बता रहा हूं आपको, आगे बढ़ते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में साख का निर्माण संभव नहीं था, लेकिन जब से मुद्रा का प्रचलन हुआ है तब से साख निर्माण का कार्य बहुत बढ़ गया है। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में चेक, ड्राफ्ट, विनिमय पत्र इत्यादि साख पत्रों का प्रयोग किया जाता है। लोग अपनी अतिरिक्त आय को बैंकों में जमा करवा देते हैं और इसी जमा के आधार पर बैंक ऋण देने का कार्य करते हैं, जिससे साख का निर्माण होता है। तो ये साख का आधार है मुद्रा। फिर दूसरा पॉइंट, राष्ट्रीय आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। मुद्रा के द्वारा
राष्ट्रीय आय का वितरण करना भी बहुत ज्यादा आसान हो गया है। उत्पादन के प्रत्येक साधन को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर कीमत देकर राष्ट्रीय आय का वितरण कर सकते हैं। यहाँ ये क्या है, उत्पादन के जो साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं, उनको कितना पेमेंट दिया जाता है, उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर, अर्थात जितना उन्होंने प्रोडक्शन किया है, मार्जिनल प्रोडक्शन जितना उनका है, उतनी ही उनको कीमत दी जाती है ताकि राष्ट्रीय आय का वितरण समुचित ढंग से हो सके। राष्ट्रीय आय को मुद्रा द्वारा मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में वितरित किया जाता है। नंबर 3, अधिकतम संतुष्टि, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मुद्रा का प्रयोग करके उपभोक्ता और उत्पादक दोनों ही अपनी संतुष्टि और लाभ अधिकतम कर सकते हैं। एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि तब प्राप्त करेगा जब वस्तु की कीमत वस्तु की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब उपभोक्ता की संतुष्टि कब होगी, उपभोक्ता संतुष्टि तब होगा जब MUX बराबर PX हो जाएगा उसका। जबकि उत्पादक अधिकतम लाभ तब प्राप्त करता है जब वस्तु की बिक्री से प्राप्त आय उसकी लागत से अधिक हो जाती है। इस कार्य का मुख्य आधार कीमत है जो मुद्रा के द्वारा तय की जाती है। उत्पादक को लाभ क्या होता है, हमने माइक्रो में लाभ का सूत्र हम देखते हैं, तो लाभ बराबर TR माइनस TC, ये लाभ का सूत्र होता है। तो ये दोनों ही चीजें कब पॉसिबल है, जब मुद्रा होगी तभी हम आय और कीमत का निर्धारण कर सकते हैं लागत के साथ, तभी हम ये कार्य कर सकते हैं अधिकतम संतुष्टि का। आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, पूंजी की तरलता में वृद्धि, इंक्रीज इन लिक्विडिटी। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं में तरलता का गुण नहीं होता था, परंतु मुद्रा में सामान्य स्वीकृति होने के कारण मुद्रा यह पूंजी को तरल बनाए रखती है। हम वस्तुओं के रूप में पूंजी को लेने से मना कर सकते हैं, परंतु मुद्रा में सामान्य स्वीकृति होने से उसे आसानी से हम ग्रहण कर लेते हैं। पूंजी की तरलता मतलब, यहाँ तरलता का मतलब है जैसे एक तरल पदार्थ होता है, उसे जिस बर्तन में डालो उसी का रूप धारण कर लेता है, इसी प्रकार मुद्रा में भी तरलता का गुण होता है। अर्थात आप उससे कंप्यूटर खरीदेंगे तो मुद्रा कंप्यूटर में बदल जाएगी, कोई और सामान खरीदेंगे तो वो उसमें बदल जाएगी, यानी कि मुद्रा से जो चीज खरीदेंगे मुद्रा उसी चीज में बदल जाती है, इसे ही मुद्रा की तरलता कहते हैं। तो ये पूंजी की तरलता में वृद्धि करती है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, कंटेंट आपको पसंद आया होगा और आपने मुद्रा का अर्थ, मुद्रा के रूप और मुद्रा के कार्य अच्छी तरह समझे होंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।